स्वागत है दोस्तों आपका गोप एकेडमी में। हम लोग यूजीसी नेट 2025 के सवालों का डिस्कशन कर रहे हैं। आज का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिवाजी की टकसाल स्थित थी। तो शिवाजी की बात हो रही है इसमें, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो उसमें ये टकसाल कहाँ थी? तो दोस्तों ये रत्नागिरी, रायगढ़, पूना या कोंकण, कहाँ पे? तो शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी रायगढ़, और रायगढ़ में ही यानी राजधानी में ही वो टकसाल स्थित थी। शिवाजी की मुख्य टकसाल थी ये, और हालांकि अलग अलग जगहों पे ही टकसाल थे लेकिन मुख्यालय यही था। और यहीं पर प्रसिद्ध जो सोने का सिक्का था वो जिसका नाम हून था, हून हून होन जो भी बोलते हैं, वो यहीं से बनता था, यहीं ढाला जाता था। मराठा साम्राज्य में अन्य स्थानों पर भी थी लेकिन ये वाली ज्यादा है क्योंकि ये मुख्यालय था। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब शिवाजी की बात करें थोड़ा, तो भारतीय इतिहास के एक महान नायक और महान मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो अगर जन्म की बात करोगे दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। कहाँ पे? शिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में। शिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। और इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। इतना आ गया। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था समर्थ रामदास जी। इनके आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन एक और गुरु उन्होंने बनाए जो युद्ध कौशल में सिखाए, वो उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। ठीक है। और इनका राज्याभिषेक 1674 में होता है। कहाँ? रायगढ़ में ही। रायगढ़ जिसकी इनकी राजधानी थी। और यहाँ पे इनको छत्रपति की उपाधि मिलती है, उपाधि दी जाती है। तो बनते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और शासन चलाने के लिए इन्होंने 8 मंत्रियों की परिषद बनाई थी। ठीक है। और इन 8 मंत्रियों की परिषद को ही अष्ट प्रधान कहा जाता है। अष्ट प्रधान कहा जाता है, जिसमें दोस्तों कौन से थे? पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था, और अमात्य था यानी वित्त मंत्री, सचिव था तीसरा, और चौथा था मंत्री जो कि आंतरिक मामले देखता था, पांचवा सुमंत था और सुमंत को ही दाभीर बोला जाता था, और छठवां सेनापति था, सातवां पंडित राव था, और आठवां न्यायाधीश होता था। तो इस तरीके से 8 लोगों के साथ वे अपना शासन चलाते थे। इनके बारे में थोड़ा सा और कुछ बातें जाने तो ये छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध, छापामार या गुरिल्ला युद्ध के जनक माने जाते हैं। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के जनक किसको बोला जाता है? शिवाजी को ही बोला जाता है, क्योंकि कोंकण तट की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा एक मजबूत नौसेना तैयार की थी। अब कुछ जैसे 1659 में जो अफजल खान था उसका वध किया था उन्होंने। और अफजल खान कौन था? तो ये बीजापुर का सेनापति था अफजल खान। और बाघनग होता ना, हाथ में पहन के पंजे से वार किया था उन्होंने। और शाइस्ता खान पर हमला किया था 1663 में। शाइस्ता खान कौन था? मुगल सेनापति शाइस्ता खान। और एक बात और आती है, तो 1666 के आसपास इनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो अपना दिमाग लगाया और फलों की टोकरी में बैठकर ये आगरा से पलायन कर गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इनकी। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा ये है कि चोलों से संबंधित है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। और इस वीडियो में हम राजराज प्रथम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। दोस्तों अगर चोलों के प्रशासन को देखना है तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन या चोल प्रशासन
बाई कृष्णा गोप या गोप एकेडमी डालेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। इसमें चोलों की बात हो रही है और आपको सीरियल वाइज लगाना है। पहला यह है कि राजराजेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? ये लगभग बनाया गया था दोस्तों 1010 या 1010 ईस्वी में राजराज प्रथम ने बनाया था। राजराज प्रथम ने, ठीक है। और राजेंद्र को युवराज घोषित किया गया था क्योंकि राजराज प्रथम का पुत्र ही था राजेंद्र प्रथम, और इसको युवराज घोषित किया गया था 1012 ईस्वी में। उसके बाद फिर राजेंद्र की बात आ रही है, तो राजेंद्र ने अपनी सेना पश्चिमी चालुक्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो ये कब था? 1018 से 1019, 1018 या 1019 ईस्वी। तो ये हो गया। हालांकि इससे ही लग जाएगा क्योंकि राजेंद्र प्रथम पहले आ रहे हैं और उसके बाद ही राजराज प्रथम पहले आ रहे हैं, तो ये तो यही हो जाएगा। तो इसी से हमारा आंसर भी बन जाता है, लेकिन हमको ये देखना होता है। हालांकि जो बड़े सवाल होते हैं वो इसी तरीके से ट्रिकी तरीके से होते हैं क्योंकि बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि सारी चीजें याद हों, तो आपको खोजना होता है, ठीक। तो राजेंद्र ने अपनी सेना को पश्चिमी चालुक्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया था 1018-19 में। वहीं मदुरै नवीन चोल उपशाही का मुख्यालय बन गया था। तो ये कब बन गया था? तो पांड्य विजय के बाद। पांड्य विजय कब होती है? लगभग 1020 ईस्वी के बाद होती है। वहीं राजेंद्र ने श्री विजय यानी कि युद्ध का नेतृत्व किया था श्रीलंका का, तो 1025 के आसपास, ठीक। तो राजेंद्र की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं राजराज प्रथम की। हम राजराज प्रथम की, तो ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। राजराज प्रथम का दोस्तों पुत्र कौन था? राजेंद्र प्रथम। इस वीडियो में हम राज प्रथम की प्रमुख बातों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो ये, इसका टाइम पीरियड कब से कब होता है? तो 985 से 215 एडी या ईस्वी आपको याद रखना है, जरूरी है। इसका मूल नाम, ये जो राजराज है ये उपाधि थी, जबकि मूल नाम क्या था? ये अलिमोलिवर्मन था। अलिमोलिवर्मन किसका नाम था? ये था राजराज प्रथम का नाम। और ये इसके पिता का नाम क्या था? सुंदर चोल इसके पिता का नाम था, जिनको बोला जाता है परांतक द्वितीय। और केरल को जीतने के बाद इसने किसकी उपाधि ली? केरलांतक की उपाधि लेता है राजराज प्रथम। फिर पांड्य शासक को पराजित किया तो इसने जय गोंडा की उपाधि दी। जय गोंडा और अमर भुजंग, ये भुजंग की उपाधि कब लेता है? जब इसने पांड्य शासक को हराया, पांड्य को हराया। और इसके बाद क्या होता है? सिंघल। सिंघल द्वीप क्या है? सिंघल यानी श्रीलंका। श्रीलंका पर, श्रीलंका दोस्तों ये देखो भारत है, और इसके नीचे जब ये श्रीलंका होता है तो इसके उत्तरी भाग पर इसने आक्रमण किया था। पूरे श्रीलंका पर आक्रमण नहीं किया था, सिर्फ उत्तरी भाग पर इसने आक्रमण किया था और उस पर अधिकार कर लिया था। जबकि पूरे श्रीलंका की जब बात होगी तो इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम आ जाएगा, और जिसने पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था 1017 ईस्वी में। जबकि राजराज प्रथम केवल उत्तरी जो श्रीलंका था उसी पे अधिकार करता है, ठीक। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। तब जब दूसरा चरण स्टार्ट होता है इसका, तब ये क्या क्या करता है? दूसरे चरण में दोस्तों ये पहले तो गंग प्रदेश जीत लेता है, और गंग प्रदेश से जीतने के बाद इसने उपाधि ली। हाँ, उपाधियां बहुत ज्यादा आती हैं क्योंकि चोल शासक बहुत ज्यादा उपाधि के शौकीन थे। तो चोल नारायण की उपाधि, चोल नारायण की उपाधि लेता है। उसके बाद कल्याणी के चालुक्यों को भी हराता है, कल्याणी के चालुक्यों को, और इसको चालुक्य अकूत संपत्ति मिलती है। थर्ड, वेंगी के चालुक्यों को भी हराता है। हराता क्या है? यहाँ पे उत्तराधिकारी शासन विवाद हो गया था, तो इसने शक्ति वर्मन का साथ दिया था, शक्ति वर्मन का साथ दिया था, उसको शासक बनवाया था। वहीं जब तीसरी बात होती है, तीसरी बात आती है राजराज की, तो तीसरी बात के अंतर्गत दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि कलिंग विजय करता है।
और कलिंग विजय के बाद इसकी उपाधि तैलिंग कलिंग तक, तैलिंग कलिंग तक, जितना जीतते हैं उतना उपाधि ले लेते हैं सब। और इसकी लास्ट विजय या अंतिम विजय होती है, अंतिम अभियान कह सकते हैं, वो मालदीव का अभियान होता है। ये अंतिम अभियान था इसका। इस प्रकार राजराज प्रथम की बात कर रहे हैं तो इसकी साम्राज्यवादी नीति जो थी वो बहुत ही विशाल मानी जाती है, क्योंकि ये विष्णु से तुलना की जाती है। और विष्णु जी ने जिस तरीके से 3 कदमों में धरती नाप दी थी, उसी तरीके से राजराज प्रथम को भी एक महान साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। इसके विविध कार्यों की बात करेंगे तो जो PYQs आए हैं उनसे हम लिए हैं दोस्तों कुछ सवाल। इसका पहला ये है कि संपूर्ण साम्राज्य का इसने मापन करवाया था, ठीक है, भूमापन करवाया था, और विशाल नौसेना का गठन किया था जिसने सिंघल और मालदीव पर अभियान किया था। तीसरा यह है कि चीन में दूत मंडल भेजा था जो कि 1015 में आता है। स्वर्ण रजत और तांबे के सिक्के चलाता है। और बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराजेश्वर मंदिर का ही नाम है, इसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, इसको बनवाया था इसने, ठीक है। कहाँ पे बनवाया था? ये तंजौर में बनवाया था, तंजावुर या तंजौर, यही तंजावुर का नाम तंजौर है। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर एक और बनता है, वो गंगईकोंड चोलपुरम में बनता है, गंगईकोंड चोलपुरम। ये कौन बनवाता है? इसका पुत्र बनवाता है जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम। हूबहू राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर की नकल करता है, कोशिश करता है बनवाने की, और इसका नाम भी बृहदेश्वर मंदिर होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर मंदिर तंजौर का अगर आएगा तो राजराज प्रथम लगाना है, और बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंडचोलपुरम का आएगा तो आपको राजेंद्र प्रथम लगाना है, विशेष रूप से ध्यान देना है। राजेंद्र प्रथम दोस्तों ये शैव भक्त था, लेकिन फिर भी वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। उत्तराधिकारी तो 1012 में बना ही देता है। और एक बात और थी कि श्री विजय के शैलेंद्र शासक थे श्रीमार विजयुतुंग वर्मन, और इनसे चूड़ामणि बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। आप चोल एडमिनिस्ट्रेशन वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, चोल एडमिनिस्ट्रेशन बाय गोप एकेडमी, तो मिल जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। हमारा 43rd है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो 1857 की क्रांति के बारे में है। 1857 के विद्रोह के बारे में है। इसमें इतिहासकार की बात हो रही है कि किसने कहा था ये बात, कौन सी बात। यहाँ से शुरुआत है कि 1857-58 की जो दयनीयता और रक्तपात भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जन्मदाता नहीं थे, किंतु अप्रासंगिक निरंकुशता और मध्ययुगीन केंद्रीय भिसारी सामंतवाद की मरणासन आंतरनाद थे। तो ये काफी बड़ा और जटिल लग रहा है कि अरे क्या ही पूछ लिया है। तो इसमें एक चीज पकड़ सकते हैं आप कि जो मध्ययुगीन बात हो रही है और केंद्रीय भिसारी सामंतवाद, तो मध्ययुग में जो दोस्तों सामंतवाद था उसकी बात चल रही है, और उस वो जो सामंतवाद मर रहा था उसकी एक कह सकते हैं कि अंतिम पुकार थी। तो इसको किसने कहा कि जो आखिरी प्रयास था किसका, अपनी पुरानी रियासतों पुरानी जमींदार को अपनी सत्ता बचाने का आखिरी प्रयास था, क्योंकि सामंतवाद चला रहा था लगातार। तो मरते हुए सामंतवाद की अंतिम पुकार के रूप में देखा था। तो ये कौन देखा था, ये बात कर रहा है। तो RC मजूमदार, SB चौधरी, KK दत्ता या SN सेन। तो इसमें दोस्तों सिंपल ही है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही पूछा जाता है। RC मजूमदार जी थे जिन्होंने ये कहा था कि जो अ, ये आधुनिक अर्थों में अगर स्वतंत्रता संग्राम तो ये नहीं था, बल्कि यह पुरानी जो सामंती व्यवस्था थी, पुरानी रियासतें और जमींदारी व्यवस्था थी, अपनी सत्ता को बचाने का आखिरी प्रयास था ये, ठीक है। हाँ, 1857 में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि आपको स्वरूप पूछा जाता है। स्वरूप में क्या पूछा जाएगा? स्वरूप यानी नेचर कैसा था, इसका, इस क्रांति का नेचर कैसा था। पहला ये है कि कुछ लोग सैनिक
क्या बोलते हैं, सैनिक स्वरूप बताते हैं कि ये जो प्रकृति थी सैनिक थी, यानी सीले जैसे लॉरेंस, जैसे होम्स और सर सैयद अहमद खान भी थे, अहमद खान थे, ये भी मानते हैं कि सैन्य स्वरूप था इस क्रांति का। और सर सैयद अहमद खान प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 में कुछ लिखा था। ठीक, इस तरीके से आपको धार्मिक स्वरूप भी देखने को मिलेगा कि जैसे LER रिच कहते हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध था। तो ये सवाल आता है सीधे कि ये ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध किसने कहा है, तो ये हमने पीछे सवाल देखा है। तो ये LER रिच थे, वैसे व्हीलर, जॉन के, रॉबर्ट्स, कूपलैंड ये सब धार्मिक स्वरूप को मानते हैं। और बात करें तो सामंती स्वरूप, जिसका हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, सामंती स्वरूप के अंतर्गत पर्सिवल स्पीयर, मैलिसन, जेल, नेहरू, तो ये सारे लोग आते हैं। अभी हम लोग इस सवाल में भी बात कर रहे थे। फोर्थ ये है कि जन राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है, जन राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है। तो ये जन राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसे कार्ल मार्क्स कहते हैं, अशोक मेहता कहते हैं। तो इस तरीके से सबका अलग अलग है, हालांकि इसमें बहुत लंबा होता है क्योंकि लगभग 25-30 है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि ये जो था ये दो रूपों में था, जैसे कि RC मजूमदार हो गए, ठीक है, मजूमदार, और एक लोग को ले लें अगर हम यहाँ पे, उनको क्या करेंगे, SN सेन, ठीक है, तो SN सेन हो गए। तो अब ये दोनों दोस्तों थे सरकारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार, किसके, 1857 के सरकारी इतिहासकार रहे। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि सरकारी इतिहासकार रहे हैं। तो हम बात करते हैं एक एक करके। RC मजूमदार की जब बात कर रहे हैं तो ये रोमेश चंद मजूमदार, ठीक, इनका पूरा नाम था। और बाद में सरकार से अनबन होने के बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और इन्हीं का एक कोटेशन है कि ये जो तथाकथित प्रथम है स्वतंत्रता संग्राम, ये तो ना ही प्रथम है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, और ना ही राष्ट्रीय है। तो कैसे कहा, क्योंकि प्रथम ये नहीं मानते हैं, कि ये मानते हैं कि भाई 1764 में, 1806 में, 1844 में और 1824 में, ये सारी चीजें जो हुई, जो विद्रोह हुए छोटे छोटे, तो ये कौन थे, इनका मानना था कि इनकी शुरुआत बहुत पहले चुकी थी, इसलिए ये प्रथम तो नहीं है। और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, क्यों, क्योंकि सभी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे दोस्तों, सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ था। और ना ही राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय इसलिए नहीं मानते क्योंकि इनका मानना है कि जो साउथ में ये पूरी तरीके से नहीं फैला था और बहुत सारे जगहों पर नहीं फैल पाया था, इस तरीके से ये नहीं मानते कि राष्ट्रीय है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक है द सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ये बुक काफी काफी पूछी जाती है दोस्तों। ये है RC मजूमदार की। और एक और है ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड द इंडियन रिवॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। SN सेन की बात करें तो सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन इनका पूरा नाम था। और इनकी बुक एक बहुत फेमस है, 1857, ठीक है, 1857 की बुक थी। राष्ट्रीय संग्राम मानने से इन्होंने इनकार किया था, परंतु स्वतंत्रता संग्राम माना था। SN सेन ने स्वतंत्रता संग्राम संग्राम माना था। तो ऐसे आपको एक नोट्स बना के लिख लेना है कि कैसे होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि मुस्लिम लीग से संबंधित और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उलेमा को
आमंत्रित किया गया और उन्हें सार्वजनिक महत्व प्रदान की गई या किया गया। तो ये क्यों होता है, ये समझिए। बात हो रही है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद की, जब विश्व युद्ध खत्म होने वाला था उस टाइम की बात है। और 1918 में खत्म होने वाला था ना, तो दिल्ली सत्र जो था लीग का, मुस्लिम लीग की बात हो रही है। दिल्ली सत्र था 1918 में। तो उसमें मुस्लिम लीग के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था और खिलाफत आंदोलन की जो सुगबुगाहट थी वो शुरू हो गई थी। तो राजनीति को धार्मिक समर्थन दिलाने के उद्देश्य से इस अधिवेशन में पहली बार उलेमाओं को, यानी उलेमा कौन होते हैं, इस्लामी विद्वान होते हैं, वो आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया, उन्हें मंच पर प्रमुखता दी गई। उसका मेन रीजन ये था, उनका मानना ये था दोस्तों कि अगर ये सब आएंगे तो मुसलमान एकत्रित होंगे और साथ में रहेंगे। अब हम मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग में दोस्तों आ जाता है काफी सवाल, और हम इसमें लिखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, आज क्लियर कर लेंगे क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्योंकि बात ये होती है कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को आज इतिहास बिल्कुल तटस्थ होकर, बिल्कुल न्यूट्रल होकर पढ़ना है। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जो दल था ये था, और जिसकी परिणति क्या होती है कि भारत का विभाजन होता है और पाकिस्तान का निर्माण होता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर की बात हो रही है, और 30 दिसंबर 1906 को। और कहाँ पे हुई थी, ये ढाका में हुई थी। ढाका में कहाँ पे, सॉरी ढाका कहाँ है, अब बांग्लादेश में है। इसके संस्थापक के तौर पे देखें तो नवाब सलीमुल्लाह खां की बात आती है। सलीमुल्लाह खां, मुल्लाह खां, और दो और होते हैं जिसमें आगा खान, आगा खान थर्ड, तृतीय जिनको बोलते हैं, और एक है नवाब मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, ये हो जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इनका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना। यही रीजन है, इनकी जो शुरुआती सफलता थी 1909 में लगती है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। और इसमें सांप्रदायिक यानी पृथक निर्वाचन का समर्थन मिल जाता है। अंग्रेज मान जाते हैं इनके लिए कि भाई अब सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मान ली गई, जिसका मतलब ये था कि जब मुसलमान सीट है तो वहां पे वही वोट देगा, मुस्लिम ही वोट देगा और मुसलमान भी जीतेगा। ठीक, तो उनके लिए फिक्स सीट कर दी गई, ये कह सकते हैं। अब बात होती है 1913 में जिन्ना प्रवेश करते हैं इसमें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, जबकि वो कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस छोड़ते हैं, इंडियन और मुस्लिम लीग में प्रवेश करते हैं। फिर आता है 1916 का समय, और ये होता है लखनऊ समझौता। इसमें लखनऊ समझौता में ये बात होती है कि चलो ठीक है, और मुस्लिम लीग भी और आईएनसी दोनों मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही 1916 में एक एक बात और होती है कि जो नरम दल थे और गरम दल थे, ये तो पढ़े ही होंगे, हालांकि पीछे हमने बात किया है। नरम दल गरम दल जो कांग्रेस के दल थे उनका मेल हो जाता है, और 1909 जो ये सॉरी 1916 में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, जबकि ये अलग कब हुए थे, नरम दल गरम दल 1907 में हुए थे। कब, सूरत स्प्लिट हुई थी, सूरत विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, बिहारी बोस। तो रास नहीं आया था, इसे याद कर सकते हैं, रास नहीं आया था तो टूट गया था।
1907 में। अब आगे चलते हैं, इनकी विचारधारा में कुछ बदलाव आते हैं और 1930 की बात है दोस्तों। और ये कवि और दार्शनिक थे, सर मोहम्मद इकबाल सर की उपाधि इनको मिली थी। तो मोहम्मद इकबाल थे, इन्होंने पहली बार कहा कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, ये मुस्लिम राज्य का बन सकता है, एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा था इन्होंने, मोहम्मद इकबाल ने। और जब 1930 के बाद 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है इसका, मुस्लिम लीग का, और उसके अध्यक्ष होते हैं जिन्ना जिन्ना, और वहां पे औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग हो जाती है, मांग करते हैं। फिर इसे टू नेशन थ्योरी बोलते हैं, टू नेशन थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि दो राज्य, एक में मुस्लिम रहेंगे एक में हिंदू रहेंगे। इसीलिए आगे बढ़ते हैं तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसके लिए था, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग कर रही थी उस दिन 16 अगस्त 1946 को। और देश भर में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और फिर होता है विभाजन भारत पाकिस्तान का, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है, एक नया देश अस्तित्व में आ जाता है। और वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोनों सेपरेट हो जाते हैं और आज तक लड़ रहे हैं, जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है कि विष्णुगुप्त एक पल्लव राजा था। हालांकि हमने अभी इसके आगे लिख दिया है कि पल्लव राजा कौन से थे, चालुक्य राजा कौन से थे। इसमें हम सीधे बात करते हैं कि विष्णुगुप्त एक पल्लव राजा था। तो हाँ दोस्तों, विष्णुगुप्त जो था वो कांची का पल्लव राजा था। आप ट्राई कर सकते हैं रोक के। विष्णुगुप्त था जिसका उल्लेख जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। अब ये सही हो गया। कीर्तिवर्मन एक चालुक्य शासक था, तो हाँ, कीर्तिवर्मन द्वितीय था दोस्तों, ये चालुक्य शासक था। वातापी के प्रसिद्ध था, वातापी के शाखा का था। और राष्ट्रकूट जो था दंती दुर्ग ने इनको पराजित किया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश लगभग 200 वर्ष चला था। उसके बाद फिर तैलपति ने फिर से चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। फिर आगे यशो विग्रह एक कलचुरी राजा था। तो ये ध्यान देना है कि यशो विग्रह जो था दोस्तों, ये गढ़वाल वंश का आदि पुरुष था। गढ़वाल वंश आदि पुरुष होता है, मतलब प्रारंभिक जो जिसने स्थापना की थी। तो ये कलचुरी राजा नहीं था, गढ़वाल वंश का राजा था, संस्थापक था। तो सी गलत हो गया, सी गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो आंसर मिल जाता है। इंद्र जो थे राष्ट्रकूट राजा थे, तो हाँ बिल्कुल, इंद्र तृतीय नाम से एक महान शक्तिशाली राजा हुए राष्ट्रकूट के। और सिंह विष्णु एक पल्लव राजा था, शुरुआती प्रारंभिक राजाओं में, शासकों में महान शासक माना जाता है पल्लव वंश का। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये ठीक हो जाता है। लेकिन साथ ही आपको मिलता है ये कि इसमें आपको देख लेंगे कि पल्लव जो राजा थे वो कौन थे। ये पल्लव राजा हैं सिंहवर्मन, स्कंदवर्मन, विष्णुगुप्त। ये दोस्तों तीन जो आते हैं ये प्रारंभिक माने जाते हैं। और स्कंदवर्मन प्रथम तृतीय चतुर्थ और सिंहवर्मन द्वितीय तृतीय नंदन इतने ज्यादा फेमस नहीं थे। लेकिन फिर बाद में महान पल्लव शुरुआत हो जाती है, इसमें महान शासक आने लगते हैं। सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महामल, और महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन, नंद वर्मन तृतीय, और अपराजित वर्मन ये लास्ट शासक होता है। वैसे ही चालुक्य शासक को आपको मिल जाएंगे और राष्ट्रकूट शासक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफी जरूरी है। अमोघ वर्ष जैसे हो गया, इसको आप सिर्फ देख लीजिएगा, क्योंकि काफी बार ये सीरियल वाइज पूछ लेता है। पुलकेशियन द्वितीय है, चालुक्य में बादामी के वातापी जो शाखा थी उसमें पुलकेशियन प्रथम फाउंडर था। कीर्तिवर्मन उसका पुत्र था। फिर पुलकेशिन द्वितीय आते हैं, बहुत पावरफुल होता है, जो हर्षवर्धन को हराता है। विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, इसमें विक्रमादित्य खूब आते हैं। फिर कल्याणी की शाखा जो वेस्ट की होती है, तैलप द्वितीय फाउंडर हो जाते हैं। तरीके से राजेंद्र, नरेंद्र,
और ये आते हैं विजयादित्य थर्ड हो जाता है। तो आपको देख लेना है एक बार, बस पढ़ लेना है, बाकी और परेशान नहीं होना कि याद नहीं हो रहा है। दंती दुर्ग जो अभी हमने बात की, राष्ट्रकूट के फाउंडर रहते हैं। और इसी में देखो इंद्र तृतीय की बात आ रही है, जो कि इंद्र तृतीय थे कि नहीं थे। अमोघ वर्ष ये है। और इंद्र फोर्थ, तो इंद्र राजा आ रहे हैं, तो फिर एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या करना है, कि इंद्र एक राष्ट्रकूट शासक था या चालुक्य शासक था। तो आज का सवाल दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, और शानदार तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।